ठीक है। अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो इस चैप्टर के अंदर जैसे कि आपने देखा इसमें अलग अलग चीजें दी हैं और इसको मैं बड़े ही सुंदर तरीके से आपको समझाती हूं। दान करने के कई तरीके होते हैं। जब हम दान नहीं करते, हमें सिर्फ पैसा कमाना है, तो कॉर्पोरेट एंटिटीज चुनते हैं। क्या बोला मैंने? जब हमें कभी भी लाइफ में दान नहीं करना तो हम चुनेंगे कॉर्पोरेट एंटिटीज, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हमारी इच्छा ये होती है कि हमें जो है समाज के लिए कुछ करना है, तो दान देने के 3 ऑर्गेनाइज तरीके हैं। आप मेरे साथ सुनना, दान देने के कितने ऑर्गेनाइज तरीके हैं? 3 ऑर्गेनाइज तरीके हैं। तरीका नंबर 1, आप सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं, जो कि सब बच्चे जानते हैं। तरीका नंबर 2, ट्रस्ट। तरीका नंबर 3, सोसाइटी। 3 बातें बताई मैंने, क्या क्या जरा बताना। तरीका नंबर 1 सेक्शन 8 कंपनी, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन नंबर 2 सेकंड तरीका ट्रस्ट, और थर्ड वन इज सोसाइटीज। आपने देखा बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं, सुना भी होगा आपने। आइज चैरिटेबल, आइज का हॉस्पिटल है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, बहुत ट्रस्ट चलते हैं। ट्रस्ट भी कई तरीके के होते हैं। ट्रस्ट भी कई तरीके के होते हैं। पब्लिक ट्रस्ट होता है, प्राइवेट ट्रस्ट होता है, रिलीजियस ट्रस्ट होता है। क्या बोला मैंने? रिलीजियस ट्रस्ट होता है। रिलीजियस ट्रस्ट कैसे? जैसे आपने देखा होगा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, वो भी ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड है। आप अगर शिरडी साईं बाबा गए हैं, वो भी ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड है। तो रिलीजियस ट्रस्ट भी होते हैं। तो ट्रस्ट के बारे में भी इसमें यहां पे इन्होंने बताया। हमारे देश के अंदर ट्रस्ट को चलाने के लिए एक कानून है जिसका नाम है इंडियन ट्रस्ट एक्ट। क्या नाम है जरा बताना? इंडियन ट्रस्ट एक्ट। सेक्शन 8 कंपनी हमें कॉर्पोरेट एंटिटीज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ही पढ़ा दी जाती है। कई जगह पढ़ोगे सेक्शन 8 कंपनी। आपने देखा होगा बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, पब्लिक लाइब्रेरी, वो सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड होती है। वो भी एक दान करने का अनोखा अंदाज है। उसे क्या बोलते हैं हम? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। और एक इन्होंने यहाँ पे, पहले मैं आपको इसकी कहानी भी बताती हूँ। हमारे यहाँ पे पहले क्या था, कंपनी लॉ थी ना इससे पहले सिलेबस में, तो उसमें एक पार्ट सी होता था और पार्ट सी के अंदर एक चैप्टर होता था कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, तो वहां पढ़ाते थे। अब वहां से वो हटा दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिया है बस। वो एक्ट है जिससे हमारी शूट चलती है, हमारे मेंबर्स चलते हैं, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए। तो पहला इन्होंने जो यहाँ पे फॉर्म दिया है दैट इज अ पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में इन्होंने बताया पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु एग्री टू कंबाइन देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मैनेजरियल एबिलिटीज। अब अगर हम इसे देखें ध्यान से तो मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पे 2 बातें कर रहे हैं ये, क्या क्या? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु एग्री टू कंबाइन देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मैनेजरियल एबिलिटीज। क्या बोला इसने? मैनेजरियल एबिलिटीज टू रन अ बिजनेस एंड शेयरिंग प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो। अब इसको जरा समझते हैं। यहां इन्होंने 2 बातें बोली हैं। 2 बातें क्या क्या बोली हैं? पहला पॉइंट क्या रखा है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और दूसरा पॉइंट क्या रखा है? मैनेजरियल एबिलिटीज। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं। किसी के पास तो पैसा बहुत ज्यादा है, किसी के पास तो पैसे की कमी नहीं है लेकिन आइडिया नहीं है, और किसी के पास आइडिया है। तो जिसके पास आइडिया है वो आइडिया इसके साथ मिक्स करता है और साथ में दोनों क्या करते हैं? बिजनेस। लेकिन जब ये प्रॉफिट की बात करते हैं तो उसका पहले से ही प्री डिसाइडेड रेशो होता है। प्री डिसाइडेड रेशो कैसे? कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमेशा लड़ाई 2 मुद्दों की वजह से होती है। हमेशा जो लड़ाई होगी वो किस वजह से होगी? 2 मुद्दों की वजह से होगी। एक मुद्दा क्या होता है? एक किस वजह से लड़ाई होती है? एक लड़ाई होती है पैसा नहीं आ रहा, इसकी वजह से लड़ाई होती है। और दूसरा जो है पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, पैसे हैं तो भी लड़ाई है। अच्छा, एक मिनट, एक चीज, ये फोन। पहली चीज है इसमें हमने कहा कि पैसा बहुत है, फंड्स बहुत है, और दूसरी चीज है मैनेजरियल एबिलिटी। तो यहाँ पे जो लड़ाई होने की 2 बड़ी वजह होती है। 2 बड़ी वजह क्या होती है? तो प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा है तो भी लड़ाई होगी, जहां पैसा ज्यादा आएगा तो भी लड़ाई होगी। क्यों बताइए? पैसा ज्यादा होगा तो लड़ाई क्यों होगी? वो बोलेगा मेरी वजह से, दूसरा बोलेगा मेरी वजह से, एक कहेगा मुझे ज्यादा चाहिए, दूसरा कहेगा मुझे ज्यादा चाहिए, और दूसरा लॉसेस की वजह से। लॉस की वजह से लड़ाई क्यों होती है? लड़ाई इसलिए होती है कि पैसा ही नहीं है, तो उसकी वजह से भी लड़ाई होती है। तो इट मीन्स यहाँ पे रन अ बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट इन अ एग्रीड रेशो।
Since resources of sole proprietor to finance and his capacity to manage a growing business are limited, he feel need to run, क्या फील करते हैं, क्या चलानी चाहिए, पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप बिजनेस therefore usually grow out need for expansion of business. क्या बोला मैंने, नीड फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस विद मोर कैपिटल. सबको पता होता है कि मेरे पास पैसा कम है, तो वो बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंड. बेटर सुपरविजन, कंट्रोल, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क. तो यहां पे कहते हैं बेटर सुपरविजन, कंट्रोल और डिवीजन ऑफ वर्क, और रिस्क को क्या कर लेते हैं, आपस में पार्टिसिपेट. अच्छा, जब भी कभी हमें बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, घर में भी कोई डिसीजंस लिए जाते हैं, तो कैसे लिए जाते हैं, क्या तरीका होता है डिसीजन लेने का, आप बताइए सोच के, क्या तरीका होता है. सबसे पहली चीज होती है डिस्कशन. कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उससे पहले एक बड़ा डिस्कशन किया जाता है, आपस में डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, बात पूछते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, तब एक डिसीजन लिया जाता है. लेकिन जब बिजनेस में दो लोग बैठते हैं तो सबसे बड़ी जो उनको ना पॉजिटिविटी आती है वो ये आती है, एक दूसरे से कम डिस्कस कर सकते हैं, किसके ऊपर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बिजनेस के चर्चा कर सकते हैं. अब ये कहते हैं, ये बताइए पार्टनरशिप फर्म कैसे फॉर्म होती है, फॉर्म करने का तरीका क्या है. पार्टनरशिप फर्म आर क्रिएटेड बाय ड्राफ्टिंग अ व्हाट, पार्टनरशिप डीड. कैसे जरा बताना, पार्टनरशिप डीड. और दूसरा, पार्टनरशिप डीड इज रजिस्टर्ड टू मेक अ फर्म. पार्टनरशिप डीड इज रजिस्टर्ड टू मेक अ फर्म. तो रजिस्टर करा के क्या बना लेते हैं, फर्म. एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आपको कि जो पार्टनरशिप फर्म है ना, ये रजिस्टर्ड भी हो सकती है और पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है. इट मे बी रजिस्टर्ड और इट मे बी अनरजिस्टर्ड. विच एक्ट रेगुलेट, बताइए कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है, दैट इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. और आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे. यहाँ पे फिर इन्होंने बात करी है कि ये बताइए कि यहाँ पे जो लिमिट है पार्टनर्स की वो कितनी है, तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50. और डेफिनेशन की अगर बात करें बच्चों, तो सेक्शन नंबर 4 के अंदर पार्टनरशिप को जो डिफाइन किया इन्होंने क्या कहा है, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्संस. पहला पॉइंट देखो, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन, क्या बोला गया है, पर्संस. अब ये पर्संस की बात क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे पर्संस वर्ड यूज किया तो बहुवचन प्रयोग किया है, एक वचन तो नहीं है, बहुवचन है. पर्संस वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब एक से ज्यादा लोग. क्या बोला मैंने, एक से ज्यादा पर्संस बोल रहा है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 और मोर पर्संस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, है ना. आगे, हु हैव एग्रीड टू शेयर, क्या शेयर करना चाहते हैं वो, प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. Person who have agreed to join partnership are individually called partner. अकेले को क्या कहते हैं, पार्टनर. और कलेक्टिव बॉडी को क्या बोला जाता है, फर्म. अगर कलेक्टिव है तो उसे बोलेंगे फर्म. पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड विद मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर्स एंड इट कैन हैव मैक्सिमम 50 पार्टनर्स. तो यहां से हमें एक बात समझ में आई कि मिनिमम पार्टनर कितने चाहिए, 2 और मैक्सिमम कितने, 50. यहां पे अब और आगे चलते हैं और यही बात सेक्शन 4 के अंदर एज इट इज लिखी हुई है, इज रिलेशन बिटवीन पर्संस. यहां से क्या बात निकल के आई कि पार्टनरशिप चलाने के लिए कम से कम कितने चाहिए, 2 पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. इसका मतलब प्रॉफिट शेयर करना क्या है, कंपल्सरी है. कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसका मतलब होता है बच्चों म्यूचुअल एजेंसी. क्या बोलते हैं इसे, म्यूचुअल एजेंसी. एक और चीज इसमें यूज हुई है, बिजनेस, है ना. अकेला है तो बोलेंगे पार्टनर और कलेक्टिव है तो फर्म. अब मेरी एक बात सुनो, यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखती हूं. मैंने यहाँ पे लिखा मस्त बिजनेस, मैंने यहाँ पे लिखा मस्त बिजनेस. ये तरीका है इसके फीचर्स को याद करने का. M4 बोलेंगे म्यूचुअल एजेंसी. क्या बोलेंगे, A4 बोला जाता है एग्रीमेंट. क्या बोलते हैं A4, S4 शेयरिंग बिजनेस, शेयरिंग प्रॉफिट, सॉरी शेयरिंग क्या है, प्रॉफिट. T4 2 और मोर पर्संस और B4 बिजनेस, B4 बिजनेस. ये हमारी मस्त बिजनेस में आ जाती है. M4 म्यूचुअल एजेंसी, A4 एग्रीमेंट, S4 शेयरिंग प्रॉफिट, T4 2 और मोर पर्सन और B4 बिजनेस. अब मेरी बात सुनो, बिजनेस किसी भी चीज का हो सकता है. बिजनेस में भी ट्रेड, बिजनेस में भी ऑक्यूपेशन और बिजनेस में भी
प्रोफेशन। इसका मतलब बिजनेस किसी का भी हो सकता है, बिजनेस ट्रेड का हो सकता है, बिजनेस ऑक्यूपेशन का हो सकता है और बिजनेस प्रोफेशन का भी हो सकता है। अब देखो, क्या इससे आपको ये पूरी डेफिनेशन याद हो गई? क्या क्या याद करना? MAST और B मतलब क्या हो गया? मस्त बिजनेस। M फॉर म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट भी है और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल भी है। मतलब कहीं पर वो एजेंट और प्रिंसिपल कैसे है? अगर एक पार्टनर फर्म का कुछ भी गलत कर देता है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स बाउंड होते हैं। और प्रिंसिपल कैसे? जब एक पार्टनर कोई भी डिसीजन होता है तो सबको लेना पड़ता है, तो प्रिंसिपल का भी रोल प्ले कर रहा है और एजेंट का भी। क्लियर होगी बात? तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। दूसरी चीज, ए फॉर इन्होंने बोला एग्रीमेंट, तो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है इट में भी ओरल और इट में भी रिटन। एस फॉर शेयरिंग प्रॉफिट। अभी इस मुद्दे पे मैं आपके साथ काफी चर्चा करना चाहती हूं। ये जो शेयरिंग प्रॉफिट है, तो इस डेफिनेशन से ये बात साफ निकल के आ गई है कि शेयरिंग प्रॉफिट इज कंपलसरी, डेफिनेशन में लिखा है। लेकिन व्हाट अबाउट द लॉसेस? क्योंकि ये चीज आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे, कई बार पढ़ चुके हो। व्हाट अबाउट द लॉसेस? बताइए, व्हाट अबाउट द लॉसेस? अपनी अपनी राय रखिए। व्हाट अबाउट द लॉसेस? कंपलसरी, नॉट कंपलसरी? कंपलसरी तो लॉसेस क्यों नहीं लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस लिखते। नहीं समझ में आया? शेयरिंग प्रॉफिट ही तो लिखा है डेफिनेशन में, तो यहां पे लॉसेस लिखना चाहिए था, खाली प्रॉफिट क्यों लिखा? मैं बताती हूं आपको, शेयरिंग प्रॉफिट इज कंपलसरी बट लॉसेस इज नॉट कंपलसरी। इसका रीजन भी देती हूं। अब आप बोलोगे मैम अगर लॉसेस से शेयर नहीं होंगे तो कोई भी पार्टनर ही बनेगा। कोई भी पार्टनर बनेगा। कैसे? जरा सुनो। अमिताभ बच्चन है और हमने कोई पार्टनरशिप फर्म खोले, हमने कहा सिर्फ आप अपना नाम दे दो हमें पार्टनरशिप का, और अगर कोई लॉसेस होंगे तो हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, आपका नाम ही काफी है। बताओ, क्या वो पार्टनर ही बन सकते? बनेंगे। प्रॉफिट उनके साथ शेयर करेंगे, लॉसेस नहीं, क्योंकि नाम उनका लिया है सिर्फ। समझ में आई मेरी बात? दूसरी चीज और बताती हूं आपको, माइनर एडमिटेड फॉर प्रॉफिट्स ओनली। एडमिशन ऑफ माइनर, तो जो माइनर का एडमिशन होता है सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए होता है, लॉसेस के लिए नहीं होता, क्योंकि डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर? कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ, तो एग्रीमेंट में प्री डिसाइडेड होता है कि प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या रहेगा। लेकिन कुछ पार्टनर ऐसे हो सकते हैं, पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली बोलते हैं। एक पार्टनर टाइप ऑफ पार्टनर में आता है जिसे बोलते हैं पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली। वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ही एंट्री लेता है, खाली प्रॉफिट शेयर करता है और कुछ शेयर नहीं करता, तो उसे बोलते हैं पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट शेयर करना इज मैंडेटरी बट लॉसेस शेयर करना इज रिकमेंडेटरी। और पार्टनरशिप का रेशियो जो होता है दैट इज टू बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। बट सपोज अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग, आपके क्लास 12 में क्वेश्चन करते थे, कई बार क्या होता था क्वेश्चन साइलेंट होता तो तब क्या करते थे? एक्ट के अंदर लिखा है कि अगर डीड साइलेंट होगी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा। क्लियर होगी बात? तो बिफोर अब यहां पे बिजनेस आता है। बिजनेस का मतलब क्या हो सकता है? बिजनेस का मतलब होता है कोई भी ट्रेड, ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन। क्या क्या बोला मैंने? ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, कुछ भी हो सकता है। व्हाट डू मीन बाय दैट? ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। ट्रेड और ऑक्यूपेशन के बीच में क्या अंतर है? What is the difference between a trade and occupation? बताइए बच्चों, बताओ, ट्रेड और ऑक्यूपेशन के बीच में क्या अंतर है? ट्रेड में जो है हम सामान बनाते नहीं है, बना बनाए सामान लाते हैं एंड उसको सेल आउट कर देते हैं, दैट इज नोन एज ट्रेडिंग, जिसमें कमीशन रहता है। ऑक्यूपेशन बनाते भी खुद है और बेचते भी खुद है ना? अपने यहां सामान बनाएंगे, जैसे अगर हम मिट्टी के बर्तन की बात करें, वो खुद ही बना रहे, खुद ही सेल कर रहे हैं, दैट इज द ऑक्यूपेशन। और प्रोफेशन जानते ही आप, सीए, सीएस, सीएमए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जिनके पास प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों नॉलेज होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल्स।
तो अब ये बताइए सेक्शन 4 की डेफिनेशन क्लियर होगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें बच्चों? आज हमें क्लास यहीं तक रखनी है क्योंकि आज हमें मीटिंग करनी है, सारा स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, क्लासेस का शेड्यूल डिसाइड करना है, क्योंकि आपकी ग्रुप 2 की भी क्लास स्टार्ट होने जा रही है बहुत जल्दी। पहले मैं 8 का डिस्कशन कर रही थी बट उससे पहले स्टार्ट हो रही है, प्लस आपकी अब 3 क्लास स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट क्लास से। अब जो फुल फ्लेजेस क्लास स्टार्ट हो जाएंगी 3, तो हमें सबको ना मीटअप करना है, आपस में टाइम कोऑर्डिनेशन करने हैं, क्लास का शेड्यूल तय करना है। वो सारी चीजें ऑफिस में ही हो पाती है क्योंकि सब स्टाफ वगैरह सब अवेलेबल होते हैं। तो आज हमारी क्लास यही रहेगी और अगली क्लास परसों से मतलब हम जो है 2 लेक्चर्स मेरे होंगे और उसके बाद सर के होंगे, तो आप मेंटली प्रिपेयर होके आना, ठीक है? अभी आपको पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो आज हम यही रखेंगे और परसों की क्लास से कंपनी लॉ, साथ में एक और लॉ का सब्जेक्ट और सर का सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम 8 तारीख से सोच रहे थे लेकिन अब प्रीपोन्ड कर दिया है, उसको हम परसों से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा? तो थोड़ा लंबा क्लास चलेगा, टाइमिंग फिक्स रहेगा, अगली क्लास से फिक्स टाइम हो जाएगा, 1 मिनट इधर ना इधर, दैट इज 10:30, ठीक है? आगे अभी मैं टेस्ट के शेड्यूल अभी कुछ भी नहीं बता रही क्योंकि अभी मुझे खुद भी अपना बहुत सारा होमवर्क करना है, सिलेबस का, सिलेबस के कंटेंट का और किस तरीके से मुझे चीजें करनी है, तो वो मैं अभी कुछ ऐसा डिस्क्लेमर नहीं दे रही कि ऐसे टेस्ट होगा वैसे टेस्ट होगा। जो भी चीजें होंगी आपको पहले पता चल जाएंगी, उसके बाद कंडक्ट होंगी, क्योंकि अननेसेसरी सिर्फ हवा में गोले नहीं मारने, जब होगा मैं आपको पहले ही बता दूंगी। लेकिन थोड़ा सा टफ रहेगा आप लोगों के लिए क्योंकि इस बार मैंने पहले भी बच्चों के टेस्ट से क्लियर कर दिया था कि आप अप टू मार्क हो या नहीं हो, और ये बताना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं होंगे, 100% टेस्ट होंगे, लेकिन कब कब होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है बच्चों? तो अगली क्लास से फुल फ्लेजेस बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, सुबह 10:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक, 3 बजे तक और 4 बजे तक अप्रॉक्सीमेट, ठीक है? तो अगली क्लास में आप अपना लंच वगैरह प्रॉपर कैरी करके आना क्योंकि क्लासेस चल जाएंगी, ठीक? थैंक यू।